बीजेपी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे फिलहाल अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता है, देश ही सर्वोपरि है और जो चुनाव के समय भी अगले 25 वर्ष का संकल्प और दृष्टिकोण लेकर चलते कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है आप उसके लिए जुड़े हैं। वरा प्रसाद राव जी, I think it's a new innings for you. I am wishing you all the good luck, and I'm sure with your experience of 4 decades, 3 decades in the, in the services, and after that in the parliament, the party is going to gain. और तिरुपति बालाजी का आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं। कल हमने 9 हिमाचल के सिटिंग विधायकों की ज्वाइनिंग कराई, तो आज 2 बड़े अधिकारियों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरा निवेदन होगा माननीय एयर चीफ मार्शल साहब से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कुलीग राव जी जो तिरुपति से हमारे लिए ब्लेसिंग्स लाए हैं, सप्रवक्त संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लूँ और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं और अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुण्यभूमि तिरुपति के पूर्व सांसद बारा प्रसाद राव जी से मेरा आग्रह होगा आपको संबोधित करें।
पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया को आप सुन रहे थे, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां मुखर्जी नगर इलाके में लड़की पर हुआ है हमला। लड़की पर चाकू से कई वार किए गए हैं। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने हमलावर लड़के को रोका। ये देखिए, ये है सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये सामने आ रहा है कि कैसे लड़की पर चाकू से कई हमले किए गए और पास से एक लड़का गुजर रहा था, उसी ने इस शख्स को रोका है, वरना इस लड़की की जान भी जा सकती थी। हमलावर को आसपास के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की और ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तो एक लड़की जो कि रास्ते से गुजर रही थी, अचानक एक हमलावर आता है, एक लड़का बताया जा रहा है ये, और लड़की पर चाकू से हमले करने लगता है। ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, लेकिन आसपास जो लोग सड़क से गुजर रहे थे उसने फौरन उस लड़के को धर दबोचा और इस घटना को रोकने की कोशिश की। और बताया जा रहा है, एक बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से हमले के आरोपी ने कहा, लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया था, रेहड़ी से चाकू लेकर हमला किया गया। लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी लड़की। देखिए, एक छोटी सी बात को लेकर के कैसे इस लड़के ने लड़की पर जानलेवा हमला किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, एक मामूली सी बात को लेकर के बताया जा रहा है कि इस लड़के ने लड़की पर चाकू से कई बार जानलेवा हमले किए हैं। लड़का पकड़ा गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, मुखर्जी नगर की पूरी घटना है। पुनीत, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो जरा बताइए इस पूरी घटना के बारे में, पुलिस की ओर से क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस का कहना है कि ये जो लड़का है वो अक्सर इलाके में भटकता रहता था। मुखर्जी नगर में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग के लिए जाते थे और कई बार स्टूडेंट्स उसके पागलपन का मजाक उड़ाते थे। उसकी हरकतें जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जब लड़की पर उसने चाकू से हमला किया तो गनीमत इस बात की रही कि लोगों ने उसको बचा लिया जो आसपास थे। अक्सर दिल्ली में देखा गया है कि किसी के ऊपर कोई हमला होता है तो दिल्ली वाले निकल लेते हैं साइड से, कोई भी बचाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ पर लड़की को आसपास के लोगों ने बचाया, इस वजह से लड़की को गंभीर चोट नहीं लगी और आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस को सौंपा गया। पुलिस का कहना है कि ये अक्सर इलाके में टहलता था, मानसिक रूप से कुछ वो बीमार दिख रहा है और जब स्टूडेंट्स या अक्सर लोग इसको परेशान करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे तो वो बुरा मान जाता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पीड़ित लड़की ने भी पहले एक दो बार इसका मजाक उड़ाया था और इसी वजह से बदला लेने के लिए उसने जो है चाकू से उसके ऊपर हमला किया है। फिलहाल गनीमत यह है कि लड़की सुरक्षित है, उसको बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल पुनीत, अगर आसपास के लोगों ने लड़के को रोका ना होता तो इस लड़की की जान भी जा सकती थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन लड़के को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस पूरे मामले की जांच करी। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, पूरी जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चुनाव से पहले एक और बड़ी कैश रिकवरी हुई है। दिल्ली से खबर है, जहां 3 करोड़ कैश बरामद किया गया है। झरेरा फ्लाईओवर से 4 लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किया गया है। बैग में 3 करोड़ रुपए बरामद किया गया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो देखिए, दिल्ली से 3 करोड़ कैश बरामद किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। और देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिन लोगों ने ये पैसा छुपा कर रखा था और ले जा रहे थे उन लोगों को भी पकड़ लिया गया पुलिस की ओर से। चुनाव से पहले कैश रिकवरी हुई है, बड़ी कामयाबी मिली है। 3 करोड़ कैश अमाउंट है ये, जो इस वक्त आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। झरेरा फ्लाईओवर से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और देखिए पुनीत, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। पुनीत, जो लोग पकड़े गए हैं, 4 लोग बताए जा रहे हैं, उनके हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? 3 करोड़ कैश कहां ले जा रहे थे ये? देखिए, ये पूरा मामला इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये स्क्रैप कारोबारी हैं जो आरोपी हैं और ये स्क्रैप कारोबारी की ही एक डीलर है, उसका पैसा था। शाहदरा का ये आरोपी बताया जा रहा है जो स्क्रैप डीलर है, जिसका पैसा है, और गुरुग्राम से ये पैसा करोल बाग लेकर के जाना था। लेकिन ये पैसा जैसे ही दिल्ली कैंट इलाके में पहुंचा तो उसके बाद छापा मारा गया। छापे में जब रकम देखी गई तो 3 करोड़ रुपए की रकम पुलिस के हाथ लगी थी। फौरन ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची। अब यह जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पैसा था क्या वो हवाला का पैसा है, क्या इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन यानी कि चुनाव में किया जाना है, और ये पैसा आखिर आया कहां से है। क्या ये जो स्क्रैप डीलर हैं वो इस पैसे को हवाला के जरिए इलेक्शन में इस्तेमाल करवाने के लिए लेके जा रहे थे। गुरुग्राम से ये जो पैसा आया ये आखिर किसका, एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद दिल्ली में ये सबसे बड़ी रिकवरी है। 3 करोड़ रुपए की जो पैसा पुलिस ने कैश में पकड़ा।
पकड़ा है। बिल्कुल पूरी चुनाव से ठीक पहले 3 करोड़ कैश बरामद किया है पुलिस ने, पूछताछ जारी है, 4 आरोपी पकड़े गए। बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। और अब रुख करते हैं एक सियासी खबरों का। बड़ी खबर है, 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहली बड़ी खबर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया है और इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर है दिल्ली से ही, जहां केजरीवाल के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर लिखा है मैं भी केजरीवाल। इसकी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। तीसरी तस्वीर है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें 5वीं लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इस बैठक की पूरी डिटेल आपको देंगे और इसके साथ ही बात होगी इंडिया गठबंधन की खींचतान के बारे में, जहां बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का पेच फंसता हुआ दिख रहा है। क्या बिहार में महागठबंधन टूटने वाला है? इस पर भी विस्तार से बात होगी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। ईडी कस्टडी से केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया है। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने दिया है आदेश। नोट के जरिए जल मंत्री को जारी किया है आदेश। ये देखिए, नोट लिखा गया जल मंत्री के नाम। दिल्ली में जिस तरीके से जल मंत्री को ये नोट लिखा गया, इस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये नोट जेल में बंद केजरीवाल ने लिखा है। सीवर पानी की समस्या के समाधान का आदेश हो, ये इस पूरे नोट में लिखा गया है जल मंत्री को। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। केजरीवाल के पास कोई नैतिकता नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है जेल से सरकार का कोई कानून नहीं है, कम से कम लालू और हेमंत सोरेन से सीख ले। तो गिरिराज सिंह दिल्ली के बड़े, बता दें आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल से सरकार चलाने का कोई भी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल को कम से कम लालू और हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले।
और वहीं दिल्ली में लगातार तीसरे दिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। आईटीओ ओवरब्रिज पर महिलाओं की नारेबाजी हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं केजरीवाल के पोस्टर। ये देखिए, ये है आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। कई जगह मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लगे। तो देखिए, जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें लिखा है मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से संवाददाता शालिनी वाजपेयी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। और आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस महिलाओं को यहाँ से ले जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, मैं आपको फुट ओवर ब्रिज से ये तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो महिला कार्यकर्ता जो है उनको यहाँ से हटा रही है। और ये जो कि पहले सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ से उनको लगा था कि उनको यहाँ से दिल्ली पुलिस उनको नहीं हटाएगी, लेकिन देखिए तस्वीरों में किस तरह से दिल्ली पुलिस की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको हटा रही है। तो वो आप फुट ओवर ब्रिज से ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे दिल्ली पुलिस की टीम हटा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस क्योंकि आईटीओ पर उनको था कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई आवाजाही या ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को इधर से आने जाने में कोई समस्या ना हो, इसलिए तमाम जो कार्यकर्ता जो लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं उनको जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो हटा देती है। तो आज जिस तरह से फुट ओवर ब्रिज पर महिला कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करने आई थी उनको भी दिल्ली पुलिस की टीम हटाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो मैं आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखा रही हूँ कैसे महिला कार्यकर्ता देखिए लेट गई है और दिल्ली पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही है। पहले देख रहे हैं तस्वीरों में जो दिल्ली पुलिस है उनको हटाने की कोशिश किया तो वो इस तरह से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज पर यहाँ पर देखिएगा लेट गई ताकि इन्हें कोई हटा ना सके। तो तमाम तरीके जो है वो यहाँ पर आजमा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात की है और आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़क पर लेट गई हैं आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता। क्या कहना है आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है रोजाना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आईटीओ के पास में जो ये फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर मैं भी केजरीवाल बैनर के साथ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये महिला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी की। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता जो नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ये तरीका निकाला है इस तरह से फुट ओवर ब्रिज पर खड़े होकर प्रदर्शन करने का तरीका। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आईटीओ के पास ये फुट ओवर ब्रिज है, पीएचक्यू के पास में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है महिला कार्यकर्ता। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं से, दिल्ली से। तो ये आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे फुट ओवर ब्रिज पर? बिल्कुल करेंगे। दिल्ली में हर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, ये तो दिखाया नहीं जा रहा। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, माता बहनें रो रही हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ लिए उनके साथ कितना गलत किया है, इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कराई गई है। आज दिल्ली में सब लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। हम अरविंद जी के साथ उन महिलाओं की आवाज़ को लेके आए अरविंद जी के सपोर्ट में, जिन महिलाओं के लिए अरविंद जी ने बहुत कुछ किया है, फ्री बसेस, मतलब बहुत कुछ उन महिलाओं के लिए किया है। तो उनके नेता को उठा के ईडी ने जेल में डाल दिया। तो हम इस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारा नेता बाहर चाहिए। बीजेपी जो उनसे डर गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ऐसे प्रदर्शन होंगे, दिल्ली के हर कोने में ऐसे प्रदर्शन होंगे। आज एक केजरीवाल को बंद कर दिया, यहाँ पे सारी जनता, पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल है। केजरीवाल जनता के दिल में बसे हुए हैं, एक उनके जेल जाने से कुछ नहीं होने वाला। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है जहां आज आ सकती है बीजेपी की नई लिस्ट। 75 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। कल देर रात तक चली है बीजेपी सीईसी की बैठक, कई राज्य के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हुए हैं।
तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, आज 75 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है, क्योंकि कल रात बीजेपी सीसी की बैठक हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। आज एक और लिस्ट बीजेपी अपनी सामने रखेगी जिसमें कुल 75 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो मिशन 2024 को लेकर के लगातार मंथन हो रहा है और आपको बताते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ है बीजेपी सीसी की बैठक में। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 19 सीटों को लेकर के बात जो है वो लगभग तय हो गई है। वहीं 3 सीट को लेकर के भी आगे बातचीत तय होती नजर आ रही है। देखिए आप पूरा डेटा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिशन 2024 पर मंथन पश्चिम बंगाल में क्या क्या अभी तक हुआ है। देखिए 19 सीटों पर चर्चा हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 ऐसे सीट है जिस पर मंथन अभी बाकी है। वहीं 20 सीटों को लेकर के पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। अगर आगे उत्तर प्रदेश राज्य का रुख आप करते हैं तो 25 सीट पर चर्चा हो चुकी है। 10 से 12 सीट अगली सूची में नाम शामिल होगा और यह साफ हो जाएगा कि 10 से 12 सीटों पर बीजेपी की तरफ से कौन से कैंडिडेट्स होंगे। और 51 सीटों को लेकर के पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जल्दी से आगे बढ़ते राजस्थान का रुख करेंगे। 10 सीटों पर मंथन चल रहा है। 6 सीट पर महिला प्रत्याशी संभव है। आंध्र प्रदेश में 6 सीट पर मंथन अभी चल रहा है। 3 सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो तय हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, ओडिशा का रुख कर लेते हैं। 21 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है और लिस्ट में किसका नाम होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। नई लिस्ट जो कि आज आने वाली है उसमें कहा जा रहा है कि 75 उम्मीदवारों का बीजेपी ऐलान कर सकती है। एक और बड़ी खबर है यूपी से, जहां बीजेपी सीसी मीटिंग में यूपी से जुड़ी अपडेट है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह अब अरुण गोविल को टिकट मिलेगा। अरुण गोविल वही है जिन्हें आपने रामायण में राम का किरदार निभाते हुए देखा है। हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कट गया है। अनूप वाल्मीकि को भी टिकट दिया गया है और यूपी की बाकी 25 में से 11 सीट पर नाम तय हो गए हैं। तो देखिए बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट इस बार कट सकता है, यह संभावना बनी हुई है और अतुल गर्ग को बीजेपी टिकट दे सकती है। और इससे जुड़ी जल्दी से आपको डिटेल्स हम दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कहा जा रहा है कि मेरठ में अब राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को टिकट मिलेगा। गौर करिएगा ग्राफिक्स पर, पीलीभीत से टिकट कट गया है वरुण गांधी का और किसे टिकट मिलेगा, नया चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की बात करेंगे। ये बदायूं की सीट है जिसमें कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है और अब टिकट किसको मिलेगा, दुर्विजय शाक्य को टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी क्लियरिटी मिल जाएगी जब नई सूची जारी होगी उम्मीदवारों की। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कट गया, बहुत बड़ी खबर है ये। और कहा जा रहा है कि इस बार अतुल गर्ग को गाजियाबाद से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कट गया है जो कि वर्तमान सांसद है। अब अनूप वाल्मीकि का नाम सामने आ रहा है कि इन्हें हो सकता है कि इस बार टिकट दिया जाए। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया है और हो सकता है, देखिए 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो अरुण गोविल का नाम सामने आ रहा है, दूसरा सत्येंद्र सिसोदिया का नाम भी सामने आ रहा है। ये 2 उम्मीदवार इस सीट से हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। वहीं बरेली से संतोष गंगवार का जो टिकट है वो कट सकता है इस बार और उम्मीदवार यहां से छत्रपाल गंगवार हो सकते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वर्तमान सांसदों का टिकट कट सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आमोद, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि बड़े शॉकिंग है जिनका इस बार टिकट कट सकता है और वहां पर नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मसलन गाजियाबाद से वीके सिंह का भी एक नाम शामिल है। बिल्कुल, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का नाम इसमें शामिल है और ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि वीके सिंह का टिकट कट सकता है। अब ये लगभग तय हो गया है कि अतुल गर्ग वहां से चुनाव लड़ेंगे और वीके सिंह का पत्ता वहां से साफ हो गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें और देना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा कि पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह पार्टी नए व्यक्ति को लड़ाएगी। जतिन प्रसाद इसमें सबसे आगे हैं और 1-2 और भी नाम है, लेकिन जतिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उनको टिकट दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो कुछ और नाम हैं, जो मसलन यूपी में तकरीबन 1 दर्जन नाम कल डिस्कस हुए हैं, उसमें से 11 तय हुए हैं, लेकिन चौथे 5वें फेज के जो नाम हैं वो भी अगले 1-2 दिन में तय कर लिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश की सूची को पूरी तरह से
लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि आज या कल में जो सूची आएगी बीजेपी की, उसमें महज 11 ही सीट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शॉकिंग नेम हैं और उसमें राजेंद्र अग्रवाल जो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे और काफी दिनों से मेरठ में उनका एक पकड़ रहा, उनका टिकट वहां से कट रहा है और अरुण गोविल का मिलना लगभग तय है, उन्हीं को ये टिकट जाएगा। बात करें संघमित्रा मौर्य, जिनके पिता लगातार बयान देते रहे और उसकी वजह से ये चर्चा थी कि पिता की वजह से पुत्री पे गाज गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो वो अब तय हो गया है कि बदायूं से उनकी पुत्री को टिकट नहीं दे रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, उनकी पुत्री को टिकट नहीं मिलेगा और वहां से दुर्विजय साक्य को टिकट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो बहुत सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि किसको टिकट वहां से मिलेगा। वरुण गांधी भी इसमें से एक हैं और वो अब साफ होता नजर आ रहा है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक नई लिस्ट भी जारी होगी बीजेपी की, उम्मीद है कि उसमें और क्लैरिटी मिले कि आखिर अगली सीटों पर नाम कौन से होंगे। फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया है। एक और बड़ी खबर है, बात होली की करेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली मनाने के लिए आज लेह पहुंचे हैं। लेह में राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ होली मनाई है। राजनाथ सिंह ने जवानों को गुलाल लगाया तो बदले में जवानों ने भी गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेह पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। हालांकि सियाचिन भी जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका जो सियाचिन का दौरा है वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राजनाथ सिंह के साथ होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में जवान पहुंचे और वहां पर पहले से भी कार्यक्रम तय था। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैसे जो वहां मौजूद जवान हैं उनको तिलक लगा करके, गुलाल लगा करके होली का त्योहार उनके साथ मना रहे हैं। राजनाथ सिंह ने सभी के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री के आने से लेह में जवान काफी खुश दिखे। लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस समय मैं लोगों का तिलक कर रहा था, हमारे सहयोगियों ने यह कहा अब आप थक गए होंगे। मैंने कहा ऐसे 4 गुना लोग भी होते तब भी मुझे थकावट किसी भी सूरत में महसूस न होती इनके मस्तक पर तिलक लगाने में। सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई और भारतीय सेना की इच्छा शक्ति और साहस का दूसरा नाम है। और आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा संचार होने लगी है। और एक बड़ी खबर है, सीधे आपको बिहार लिए चलेंगे जहां जेडीयू उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। किशनगंज से मुजाहिद आलम को जेडीयू अपना उम्मीदवार बना रही। ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता, पूरी सहमति। और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटौल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या? तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 40 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो 1 सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है। और उस जन समर्थन के बल पर
फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्हें खुद मुंगेर सीट मिली है। मुंगेर से वो चुनाव लड़ेंगे और कई जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे, जहां ड्रैगन की आह निकलने वाली ये खबर है, क्योंकि जिनपिंग एंड कंपनी में खलबली मचने वाली है। रेड आर्मी में हड़कंप मचने वाला है। बस कुछ दिनों का इंतजार है। समंदर में भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र कहर बरपाने वाला है जो चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकता है। सबमरीन से वो मिसाइल लॉन्च होने वाली है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी दुनिया को अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखाने वाली है। भारत की इस मिसाइल का नाम है K4। ब्लू जोन में भारत की ये वो ताकत है जिससे दुश्मन के दिल में डर बैठ गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, ड्रैगन की हर चाल का तोड़, समंदर में भारत का K4। समंदर में जज्बात चाहत के लिए दुनिया के देशों में होड़ मची है। भारत उसी समंदर पर राज करने के लिए तैयार है। अगले महीने की शुरुआत में इसी समंदर में बड़ी हलचल होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे चीन अभी से कांप गया है। बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के दायरे में भारत ने एरिया वार्निंग जारी कर दी है। यानी अप्रैल की शुरुआत में ऐसा कुछ हो सकता है जो न सिर्फ भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि दुश्मन के दिल में डर भी पैदा कर देगा। क्योंकि ड्रैगन की आह निकलेगी जब बीजिंग किलर मिसाइल दिखेगी। चार 4000 किलोमीटर का रक्षा कवच, ब्लू जोन में भारत की ताकत। कामयाब हिंदुस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड, दुश्मन के दिल में डर जायज। चीन के हर पैतरे का तोड़ समंदर में गरजेगा भारत का K4। जी हां, ये वो K4 मिसाइल है जिससे अब चीन की खैर नहीं, और बंगाल की खाड़ी में भारत की तैयारियां इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। इस पूरे इलाके में 3 से 4 अप्रैल को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के पूरे 1680 किलोमीटर इलाके में 3 और 4 अप्रैल के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भारत सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल K4 का टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल ड्रैगन को भारत का जवाब है। वैसे भारत 4 साल पहले ही K4 मिसाइल का सफल टेस्ट कर चुका है। उस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर थी, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब भारत जिस K4 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है उसकी रेंज 4000 किलोमीटर होगी।
आखिर किस तरह इस मिसाइल ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है, उसे भी समझ लीजिए। K4 मिसाइल की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई 1.3 मीटर, वजन 2000 किलोग्राम, रेंज करीब 4000 किलोमीटर। यानी अगर न्यूक्लियर ताकत से लैस इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया गया तो यह बीजिंग से लेकर चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकती है। तो जब हम बात करते हैं क्लब मिसाइल्स की और सब सरफेस बैलिस्टिक लॉन्च मिसाइल्स की, तो ये एक क्रेडिबल बहुत बड़ा थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किसी भी देश को देता है। और कुछ ही देश है विश्व में, 6 देश जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, जो अपनी समुद्र के नीचे से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दूर के रेंज में छोड़ सकते हैं। तो चाइना को ये एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है जब हम ये नया मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी हमने टेस्ट किया है। तो इसलिए चाइना को एक न्यूक्लियर क्रेडिबल डिटरेंस भारत की तरफ से मिलेगा। पानी के नीचे तैरती सबमरीन से लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन K4 की खासियत है इसकी रफ्तार, इसकी एक्यूरेसी और इसकी ताकत। समझिए ये लॉन्च कैसे होती है। मिसाइल के नुकीले सिरे में लगी मोटर पानी से ऊपर आने में मदद करती है। पानी की सतह को भेदते हुए कुछ सेकंड्स हवा में उड़ती है। कुछ देर में पहली स्टेज का मोटर फायर किया जाता है। मोटर फायर होने के बाद एयर बबल बनता है। दूसरी स्टेज में मिसाइल के दोनों तरफ के नोजल फायर होते हैं। मिसाइल टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। समंदर से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 4 साल पहले जब भारत ने 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल का टेस्ट किया था, तब भारत ने सही मायनों में न्यूक्लियर ट्राइड की ताकत हासिल की थी। यानी भारत ने दुश्मन में परमाणु खौफ पैदा करने की शक्ति हासिल कर ली थी। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि अब भारत जमीन से, आसमान से और समंदर से भी परमाणु हमला कर सकता है। पिछले 1 दशक से विकसित की जा रही इस मिसाइल के परीक्षण हो चुके हैं। यह मिसाइल पूरी तरह से तैयार है। इसे सफल टेस्ट के बाद अरिहंत सबमरीन पर पहले ही तैनात किया जा चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार होने वाली K4 मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत इस वक्त अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रहा है। K4 मिसाइल का डेवलपमेंट तब शुरू किया गया जब भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए हथियारों की जरूरत थी। पहले अग्नि 3 मिसाइल को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस काम में मुश्किलों के बाद K4 मिसाइल के डेवलपमेंट को शुरू किया गया। यही वजह है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है और ड्रैगन का डर दिख भी गया है। जैसे ही भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 अप्रैल के लिए अलर्ट जारी किया, ड्रैगन में खलबली मच गई। चीन को लग गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे में उसने छानबीन के लिए अपना जासूसी जहाज भी भेज दिया है। इस मैप को ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत है, नीचे श्रीलंका और किनारे हैं अंडमान निकोबार, बीच में है बंगाल की खाड़ी। भारत ने इसी बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चीन ने टोह लेने के लिए अपना जासूसी जहाज चियांग होंग 01 भेज दिया, जो बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब पहुंच गया है। चीन का एक जासूसी शिप शक्तिशाली एंटीना से लैस है, जो मिसाइलों को अच्छी तरह से ट्रैक करने में माहिर है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिसाइल की रेंज, उसका लक्ष्य, मिसाइल का टाइप जैसी जानकारियां भी जुटा सकता है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में और करीब आने की गलती नहीं करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस चीन का यह जहाज करीब 100 मीटर लंबा है।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन भारत की K4 मिसाइल के संभावित टेस्ट से किस कदर डरा हुआ है। कि अगर हमारे ऊपर अटैक न्यूक्लियर सबमरीन किसी न्यूक्लियर अटैक को हमें सामना करना पड़ा तो हम द्रुत गति से, हम पूरी जोश के साथ और पूरी अपनी पकड़ और अपनी ताकत के साथ ऐसा न्यूक्लियर अटैक करेंगे और ऐसा सरप्राइज अटैक करेंगे जो समुद्र से होगा कि दुश्मन को एक हम ना को चने चबा देंगे। तो इसलिए इस हिसाब से ये बहुत द्रुत गति से अटैक होगी, प्री प्लान रहेगी और पूरी तरह से एक्सरसाइज में प्रूव करके इसको हमेशा के लिए रेडी रखा जाएगा। तो इस तरह से किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक्शन बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना होगा। K4 मिसाइल तो चीन के लिए काल साबित होने वाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक रेजिमेंट के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार का यह वो फैसला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। K4 मिसाइल जहां सबमरीन से लॉन्च होने के लिए बनाई गई है, तो वहीं प्रलय मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज 500 किलोमीटर तक है। ऐसे में अगर देखें, अगर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर अवैध कब्जा किए हुए है, उस पर प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो चीन के बंकर सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। इसी तरह इसके आसपास मौजूद चीन के मिलिट्री बेस 34 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। यहीं पर रेड आर्मी का हथियार डिपो भी है जो प्रलय के अचूक प्रहार से सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। जिस तरह अक्साई चीन को लेकर चीन डरा हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान भी पीओके को लेकर भारत के एक्शन से दहशत में है। अगर प्रलय मिसाइल के पारक रफ्तार के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो पाकिस्तान के बंकर 17 से 25 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। वहां के मिलिट्री बेस को खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। वहीं पाकिस्तानी हथियार डिपो का भी 20 सेकंड से ज्यादा टिकना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात जो एलओसी से बेहद नजदीक है वो है आतंकियों के लॉन्च पैड। प्रलय के सामने ये 5 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ प्रलय वाला भय है। भारतीय फौज पहली बार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रही है। इसकी पारक क्षमता और दूसरी खूबियां भी जान लीजिए। यह हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है। यह लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी पारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट पावर 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम हथियार ले जाने वाला है। उड़ान के बीच यह ट्रैजेक्टरी बदलने में माहिर है। रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारत को मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से ही बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में दोनों देशों के मुकाबले भारत की ताकत भी आंक लेते हैं। सबसे पहले वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं जो मौजूदा वक्त में भारत के पास 11 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या सिर्फ 2 है। सबसे ज्यादा 50 डिस्ट्रॉयर चीन के पास हैं। इसी तरह एक युद्धपोत फ्रिगेट भी है। फ्रिगेट साइज में कुछ छोटा होता है, जबकि फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। इनकी संख्या भारत के पास 12 है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 6 फ्रिगेट हैं। जबकि यहां पर भी चीन सबसे आगे है, जिसके पास 43 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा समंदर में किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए उसकी सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर तीनों देशों में इसकी तुलना करें तो भारत के पास 18 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं और चीन के पास सबसे ज्यादा 78 पनडुब्बियां हैं। चीन कई मामलों में भारत से आगे है, लेकिन भारत का एक हथियार ही चीन के छक्के छुड़ा सकता है और भारत की ताकत का वो प्रमाण है K4 मिसाइल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।